तो हे गाइस, लेकर आ चुके हैं इस एनिमे का एक और न्यू एपिसोड। इस एनिमे के लास्ट में हमने देखा था कि गावीमारू को एक ऑफर दिया जाता है कि उसे एक आइलैंड पर जाना होगा और वहां से उसे एलेक्सर ऑफ लाइफ को उस आइलैंड से लाना होगा। अगर वो ये करने में कामयाब हो जाता है तो उसकी सजा को माफ कर दिया जाएगा। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि बहुत सारे क्रिमिनल्स उस आइलैंड पर जाने के लिए एक दूसरे को मार के संख्या कम कर रहे होते हैं। और जो भी क्रिमिनल गावीमारू को मारने के लिए आ रहा होता है, गावीमारू उन लोगों को बहुत ही ज्यादा ब्रूटली मारता है। और ये देख कर यामादा क्लैन के लोग और साथ ही समोरा देख कर डर जाते हैं कि कोई इंसान इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है। और केवल बस 10 लोग ही बचते हैं जो उस आइलैंड पर जाने वाले हैं और फिर वो लोग उस आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। तो ये रिकैप यहाँ पे खत्म होता है। तो अब जानते हैं कि स्टोरी में आगे क्या हुआ। तो हम देखते हैं कि वो सभी लोग आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और तभी हमें गावीमारू के बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी निंजा उस विलेज के चीफ के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, तलवार कुनाई बहुत सारे हथियारों से। और हम देखते हैं कि उस विलेज के चीफ के अंदरूनी ऑर्गन्स बाहर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी डीमन की तरह हंस रहा होता है। उसे इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ समय पहले ये बंदा उस पैराडाइज आइलैंड के ऊपर गया था और वहाँ से वो एलेक्सर पीकर आया है, जिस वजह से उसे इतनी ज्यादा पावर मिली है। और हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर गावीमारू सागिरी को बता रहा होता है कि वो एलेक्सर सच में एग्जिस्ट करता है। आइलैंड की इतनी ज्यादा सुंदरता और इतनी ज्यादा हरियाली को देखकर कोई भी इंसान इसे स्वर्ग ही मानेगा। पर लेकिन जो चीज उस इंसान के साथ हुई थी, मतलब कि उसके पूरे शरीर से फूल निकलने लगे थे, ये चीज देखकर गावीमारू और भी ज्यादा सतर्क हो जाता है और वो अपनी रस्सियों को खोल लेता है और कहता है कि इस आइलैंड पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम सतर्क रहना। पर लेकिन सागिरी कहती है, तुम क्या कर रहे हो, तुमने अपनी रस्सी क्यों खोली, तुम उसे वापस से पहनो। जिस पर गावीमारू कहता है कि तुम सोच भी सकती हो ये आइलैंड कितना ज्यादा खतरनाक है, और ऊपर से उन लोगों ने बस हमें 3 दिन का खाना दिया है और साथ ही बकवास सी ड्राइंग। उन्हें ये खुद नहीं पता है कि आखिर वो एलेक्सर कैसा दिखता है। पर सागिरी उसकी बात नहीं सुनती है और उसकी गले पे तलवार रख देती है और कहती है कि मैं एक एग्जीक्यूशनर हूँ, ना कि तुम्हारी दोस्त, इसलिए मैं जो कह रही हूँ चुपचाप करो और अपनी रस्सियों को बांध लो। और गावीमारू हार मानकर उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी वाइफ से मिलना है किसी भी हालत में। पर लेकिन तभी क्रिस्टियो नाम का एक क्रिमिनल गावीमारू के ऊपर हमला कर देता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि गावीमारू को उससे कोई भी खरोच नहीं आई होती है और वो कहता है ये तो चीटिंग है, उसके हाथ खुले हुए हैं। ये बात सुन के केशियो नाम का उसका एग्जीक्यूटर कहता है, क्या तुम दोनों छोटे बच्चे हो, आपस में ही बहस कर रहे हो, इसकी वजह तुमको साथ मिलकर काम करना चाहिए। और सागरी, तुम इतनी ज्यादा ईमानदार हो इसलिए तुम्हारी रैंक इतनी ज्यादा कम है। और दूसरी तरफ क्रिस्टियो को देखते हैं जो गावीमारू को कह रहा होता है कि इतनी देर से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और इसीलिए अब तुम मेरे हथियारों का मदद सकोगे, जिससे इनकी चमक और भी ज्यादा तेज हो जाएगी, तो तुम तैयार हो ना। जिस पर गावीमारू कहता है, क्या तुम थोड़े से सनकी हो क्या, अगर हम दोनों एक दूसरे से लड़ने में टाइम वेस्ट करेंगे तो बाकी के लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं इसलिए तो पहले तुमसे लड़ना चाहता हूँ और इसलिए मैं तुम सभी को मार कर आराम से उस एलेक्सर को ढूंढूंगा। जिस पर उसका एग्जीक्यूटर कहता है कि तुम्हें जो भी करना है करो, मुझे तो बस इस घटिया से आइलैंड से बाहर निकलना है। और हम कियोन को देखते हैं जो गावीमारू के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है और गावीमारू भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी सागिरी उससे वापस से अपने हाथों को बांधने के लिए कहती है और तभी कियोन उसके ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक हमले करने लगता है। और इतने ज्यादा खतरनाक हमलों को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि गावीमारू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। पर लेकिन हम देखते हैं कि जो गावीमारू है वो उसे इग्नोर करके अपनी रस्सी बांधने पर ध्यान दे रहा होता है। और ये चीज देखकर कियोन को एकदम अपनी बेइज्जती फीलिंग हो रही होती है और तभी वो अपने भालू को बाहर निकाल लेता है। पर लेकिन अब खेलने का टाइम खत्म हो चुका है और तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि गावीमारू ने उस बंदे की इतनी ज्यादा बुरी हालत की होती है कि मौत की भी रूह कांप जाए ये देखकर। मतलब कि तुम देख ही सकते हो कि गावीमारू ने इसे कितनी ज्यादा ब्रूटली मारा है। और फिर कियोन की हार के बाद एग्जीक्यूशनर उसके गले को काट कर वापस से घर जाने लगता है। जिस पर गावीमारू पूछता है, क्या तुम लड़ना नहीं चाहते हो। जिस पर वो एग्जीक्यूशनर बोलता है, ना ही हम दोनों दोस्त है ना ही दुश्मन, इसलिए हम दोनों के लड़ने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, तो चलो अब मैं घर चलता हूँ। सागिरी कहती है कि इस आइलैंड पे 50 लोग गायब हो चुके हैं, इसलिए घर जाते समय तुम ध्यान रखना। जिस पर वो एग्जीक्यूटर कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस बंदे के हाथ बंधे होने से तुम एकदम सुरक्षित हो, तो मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा लकी फील कर रहा हूँ कि मुझे इस मुसीबत से इतनी जल्दी छुटकारा मिल गया, क्योंकि मैंने इस आइलैंड पे आते समय बहुत कुछ देखा था। इस बोट के ऊपर चढ़ने के बाद से कुछ लोगों ने अपने कॉम्पिटिशन को खत्म करने की कोशिश की, पर लेकिन कुछ लोग उसमें टीम अप भी कर रहे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी के एक भी नियम को आज तक नहीं माना और इन क्रिमिनल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई जिए या फिर मरे, ये अपने आप को बचाने के लिए और सामने वाले को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और सारी तुम जो इतने सारे रूल्स को मानती हो वो यहाँ पर एकदम बेकार है। इस मिशन का खाली एक ही मकसद है, उस एलेक्सर को पाना। और समोरा और शोगुन भी यही चाहते हैं कि हम किसी भी हालत में इस मिशन को पूरा करें, चाहे इस मिशन को पूरा करने में हम किसी रूल को तोड़े या फिर किसी इंसान को मारे, उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो कहता है, चलो मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ, तुम क्या कहती हो, हम दोनों मिलकर इस गावीमारू द हॉलो को यहीं पर मार देते हैं। पर लेकिन उसके तलवार निकालने से पहले गावीमारू उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि देखो, मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस अपनी वाइफ से मिलना है, तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना। और गावीमारू को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर उस एग्जीक्यूटर की फट के 64 हो जाती है और वो वहां से जाने से पहले उन दोनों को सावधान कर देता है, क्योंकि कुछ ही देर बाद हालात बद से बदतर होने वाले हैं। और हमें बीच के किनारे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोकोरूता आइजन के ऊपर हमला कर देता है और उसे मारकर खा
आ जाता है और हम यहाँ पर एक व्हाइट वाले एग्जीक्यूटिव को देख सकते हैं जो उस लड़के को मार देता है और वहाँ से जा रहा होता है, जिससे हमने कुछ देर पहले देखा था। और यहाँ पर बोर्ड के ऊपर भी आजा चोवी उस टकले इंसान को मार देता है और उसके सर को फोड़ देता है। और यहाँ पर हम यूजुरिहा को भी देख सकते हैं जिसने अपने पार्टनर को धोखा दे दिया है और जान से मार दिया है। और तो वो एग्जीक्यूशनर कहता है कि सभी क्रिमिनल्स को मारने के बाद शोगुन इवाकाकुरे गांव के निंजा को भेजेंगे इस मिशन को पूरा करने के लिए। और ये बात सुन के गाविमारू थोड़ा सा परेशान हो जाता है और हम सागरी को देखते हैं जो अपने मन में सोच रही होती है ये सही कह रहा है, मैं गाविमारू के साथ बहुत समय से हूँ पर लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जो गाविमारू होता है वो तलवार उठा के सागरी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। और तभी हमें गाविमारू के एक बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाँव के चीफ ने गाविमारू के मॉम डैड को मार दिया होता है क्योंकि वो दोनों अपनी शांति और जिंदगी गाविमारू के साथ बिताना चाहते थे, वो भी इस गाँव को छोड़ने के बाद। पर लेकिन ये बात गाँव के चीफ को पता चल गई थी और तो वो चीफ कहता देखा गाविमारू इसे कैसे कमजोर होना, तुम्हें अपने अंदर की सारी फीलिंग्स को मिटा देना है तभी तुम अपने चाहने वालों को बचा पाओगे और तुम्हें इस गांव का सबसे पावरफुल निंजा बनना है। और तभी हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि सागरी और गाविमारू के बीच में फाइट हो रही होती है। यहाँ पर सागरी कहते हैं कि मुझे चोट पहुंचाना रूल्स के खिलाफ है गाविमारू पर। गाविमारू कहता है कि क्या तुमने अपने साथी की बात नहीं सुनी, इस मिशन का खाली एक ही गोल है, बस उस एलेक्सर को हासिल करना, चाहे वो हम किसी भी हालत में करें। और अगर इवाकाकुरे गाँव के निंजा यहाँ पर आ गए तो सभी के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत पड़ जाएगी, इसलिए मुझे उनके आने से पहले एलेक्सर को हासिल करके यहाँ से जाना होगा। और मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है पर लेकिन इस समय तुम मेरे रास्ते का कांटा हो जिसे मुझे अपने सामने से हटाना होगा। और सागरी समझ जाते हैं कि गाविमारू बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अपने आप को बचाने के लिए गाविमारू को मारना ही होगा। पर लेकिन सागरी उसे मारना नहीं चाहती थी और हम गाविमारू को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि मैं इसे मारने में इतना ज्यादा हिचकिचा क्यों रहा हूँ। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर गाविमारू की वाइफ उससे कह रही होती है कि दूसरों को ना मारने की इच्छा तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी एक ताकत है। जिस पर गाविमारू कहता है ये बकवास बात है, मैं एक बेरहम निंजा हूँ। जिस पर वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो जब मैंने तुम्हें किस किया था तो तुम इतने ज्यादा शर्मा क्यों रहे थे, तुम्हें हमेशा बस अपने दिल की बात सुननी चाहिए, तुम पहले वाले गाविमारू दा हॉलो नहीं रहे, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी, चाहे फिर हमें इस गाँव को छोड़कर अकेले क्यों ना रहना पड़े। गाविमारू जब से अपनी वाइफ से मिला है तब से उसके अंदर भी इमोशन आने लगे हैं पर लेकिन वही चीज उसे कमजोर भी बना रही है। और जब एक मिशन के दौरान एक इंसान ने उसे धमकी दी थी कि वो उसकी बीवी को जान से मार देगा तो गाविमारू अपना आपा खो देता है और उस इंसान को बेरहमी से मार देता है। और जब दूसरे मिशन में गाविमारू का शिकार उससे अपनी जान की भीख मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे बीवी बच्चे मेरे घर पे इंतजार कर रहे हैं, प्लीज मुझे छोड़ दो। और ये बात सुन के गाविमारू उसके ऊपर हमला करने से हिचकिचाने लगता है। और यहाँ पर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जो सागरी होती है वो गाविमारू से हार चुकी होती है और गाविमारू उसको मारने वाला होता है पर लेकिन वो हिचकिचा रहा होता है उसे मारने से। और तभी गाविमारू को अपने गाँव की चीफ की एक बात याद आती है जहाँ पर उसने कहा था कि जब तक तुम ताकतवर नहीं बनोगे अपने करीबियों की जान नहीं बचा पाओगे। और यहाँ पर वो सागरी की तलवार को तोड़ के उसे मारने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। गाँव के चीफ की बात गाविमारू की पर पूरी तरह से हावी हो जाती है और वो अपनी फीलिंग्स को छोड़ देता है और सागरी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। पर लेकिन यहाँ पर गाविमारू के प्यार की ताकत उसकी नफरत से ज्यादा बड़ी होती है और सागरी उसके फेस को देखकर समझ जाती है कि गाविमारू अपने आप को बदलने की कोशिश तो कर रहा है पर लेकिन जिस तरह उसकी परवरिश हुई है और साथ ही उसको बचपन में जो ट्रॉमा मिला है वो उसको ऐसा करने से रोक रहा है। और तभी गाविमारू रोते हुए कहता है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर बन चुका हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भी अपनी वाइफ से नहीं मिल पाऊंगा। सागरी कहती है कि यहाँ से तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत है जीना। उसे कहते हैं कि जब तुम खुल के रो सको और कुछ फील ना करना मौत के बराबर होता है, तुम्हें हमेशा अपने दिल की बात सुननी चाहिए और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम अपने प्यार के लिए लड़ सकते हो क्योंकि तुम अब पहले वाले गाविमारू दा हॉलो नहीं रहे। और तभी सीन चेंज होता है और हम तामिया और उसके एग्जीक्यूशनर को देखते हैं। वो लोग ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ अजीब सी मूर्तियां होती हैं, लेकिन तभी तामिया के हाथ के ऊपर एक कीड़ा काट लेता है जिसका चेहरा डीमन की तरह होता है। और ये देखकर तामिया अपने उस हाथ को काट लेता है और हम देखते हैं कि उस हाथ के अंदर बहुत सारे फूल उग जाते हैं जैसे उस इंसान के पूरे शरीर पे उग गए थे जो लौता सर्वाइवल बचा था। लेकिन तभी कहीं से एक आवाज आती है और एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा होता है और बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं उन्हें मारने के लिए। और तभी हम गाविमारू और सागरी को देखते हैं जिसके सामने मछली जैसा एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसके 6 हाथ होते हैं और वो उनको मारने के लिए आया होता है। यहाँ पर सागरी उसको देखकर डर जाती है थोड़ी सी। और तभी हमें तामिया का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बंदे उसे डरा करते थे और तभी वो बंदा एक लॉर्ड से मिलने के लिए जाता है जिसके लास्ट टर्न में ड्रैगन आता था। इसी वजह से उस बंदे ने अपने घर के मेन डोर के बाहर एक ड्रैगन की आकृति बनवाई थी। और तभी वो बंदा नशे में मजाक में बोल देता है कि तामिया तुम्हारे नाम में भले ही ब्लेड ऑफ ड्रैगन आता हो पर लेकिन तुम कभी भी एक रियल ड्रैगन को नहीं हरा सकते हो। और इस बात से गुस्सा होकर जो तामिया होता है वो उस ड्रैगन वाली आकृति को बीच से काट देता है और इस वजह से तामिया इसका एक दुश्मन बन जाता है और ये बंदा ऑफिसरों को कहकर इसे गिरफ्तार करवा लेता है। और हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर तामिया कह रहा होता है कि एक बार बस मेरी सजा माफ हो जाए फिर उस लॉर्ड के मैं मेंशन के 2 टुकड़े कर दूंगा। जो बात सुन के फूची कहता है कि तुम्हें समझना मेरे बस की बात नहीं। तामिया कहता है कि ये बात तो मुझे कहनी चाहिए, क्या क्रिमिनल्स को मार के तुम्हें मजा आता है? जिस पर फूची कहता है कि नहीं, हम उन्हें सिर्फ मारते ही नहीं है बल्कि उनके ऊपर न्यू हथियारों को भी टेस्ट करते हैं और मुर्दा लाशों से दवा किस
तरह बनानी है हम ये भी स्टडी करते हैं। और आखिरी बात, अगर तुमने मेरे या मेरे क्लैन की बेइज्जती की तो मैं तुम्हें बीच में से चीर के रख दूंगा। और कुछ दूर चलने के बाद तामिया कहता है हम ऐसा करते हैं कि इस आइलैंड पे मौजूद क्रिमिनल्स को मार देते हैं, जिससे उस एलेक्सर को ढूंढना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। पर इन लोगों को नहीं पता है कि क्रिमिनल से भी ज्यादा खतरनाक चीज इस आइलैंड के ऊपर उनका इंतजार कर रही है। और हम यहाँ पर गावीमारू को देखते हैं जिसके सामने वो मछली वाला मॉन्स्टर खड़ा होता है और उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर गावीमारू भी उस बंदे से फाइट करने के लिए, मतलब कि उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको काफी हद तक डैमेज भी कर देता है। पर लेकिन शिनोबी का रूल नंबर 5 की अननोन दुश्मन से फाइट नहीं करनी चाहिए। गावीमारू सोचता है कि अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर गावीमारू को पकड़ लेता है और यहाँ से वहाँ पटकने लगता है और उसे दूर फेंक देता है। इतनी देर से गावीमारू को एक खरोच भी नहीं आई थी, पर लेकिन उस मॉन्स्टर ने गावीमारू को घायल कर दिया, जो देखकर गावीमारू कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें जल्दी से यहाँ से कहीं दूर भागना होगा। पर लेकिन हम देखते हैं कि उन्हें चारों तरफ से मॉन्स्टर घेर लेते हैं और ये देखकर साइरी थोड़ी सी घबरा जाती है कि आखिर ये किस तरह के मॉन्स्टर है। तो हे गाइस, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना। मैं तुमको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।